नमस्ते और स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, अष्टांग हृदयम का 5वां अध्याय। द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। इसका मतलब है तरल पदार्थों का विज्ञान। बिल्कुल, हमारे पास इस पर क्लासिकल टेक्स्ट से लेकर आधुनिक व्याख्याओं तक कई स्रोत हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है कि आयुर्वेद में कितने तरह के पानी या दूध का जिक्र है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उस सोच को समझना है, उस तर्क को पकड़ना है जिसके आधार पर हजारों साल पहले इन तरल पदार्थों को वर्गीकृत किया गया। ये एक तरह से कह सकते हैं प्राचीन पोषण विज्ञान को डीकोड करने जैसा है। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। जैसे आयुर्वेद में इस बात के भी नियम हैं कि वजन घटाने, बढ़ाने या बनाए रखने के लिए पानी कब पीना चाहिए, खाने से पहले, बीच में या बाद में। जी। तो चलिए सबसे बुनियादी तरल से ही शुरू करते हैं। पानी। स्रोत कहते हैं कि बारिश का पानी, जिसे गंगाम्बू कहा गया है, अमृत जैसा है। आज के दौर में ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी क्या खास बात थी इसमें? देखिए, हमें उस समय के नजरिए से सोचना होगा। आज हम एसिड रेन की बात करते हैं, लेकिन उस समय का आकाश शुद्ध था। तो आयुर्वेद के अनुसार जब पानी बादलों से सीधे गिरता है तो वो सूर्य, चंद्रमा और हवा की ऊर्जा से सीधे चार्ज होता है। अच्छा। इसीलिए उसके गुण बताए गए हैं। जीवनम यानी जीवन देने वाला, तर्पणम मतलब गहरी तृप्ति देने वाला, और हृदयम यानी हृदय के लिए अच्छा। तो ये एक तरह से जीवित पानी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वे ये पता कैसे लगाते थे कि पानी वाकई शुद्ध है? आज तो हमारे पास लैब टेस्ट है। बहुत ही दिलचस्प तरीका था। ग्रंथों में बताया गया है कि चांदी के बर्तन में पके हुए शाली चावल को उस पानी में रखें। चावल को? जी हाँ, अगर चावल का रंग नहीं बदलता या वो खराब नहीं होता तो उस पानी को शुद्ध गंगाम्बू माना जाता था। ये एक तरह का कह सकते हैं प्राचीन लिटमस टेस्ट था। कमाल है। और इसके विपरीत दूषित पानी की भी कोई पहचान थी? हाँ, जिसे दुष्ट जल कहा गया है। कीचड़ वाला पानी, जिसमें काई हो, झाग हो या जो सूरज की रोशनी से दूर हो। ऐसे पानी को पीने से प्यास, पेट फूलना और बुखार जैसी समस्याएं होती हैं। मतलब वो सिर्फ पानी के स्रोत को ही नहीं बल्कि उसकी उस समय की अवस्था को भी महत्व देते थे। बिल्कुल। स्रोतों में एक और बहुत खास बात कही गई है कि नदी किस दिशा में बह रही है, इससे भी पानी के गुण बदल जाते हैं। हाँ। कहा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी स्वास्थ्यकर यानी पथ्य होता है। अब ये बात आज के विज्ञान के नजरिए से समझना थोड़ा मुश्किल है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसके पीछे दो तरह के तर्क हो सकते हैं। एक है भौतिक अवलोकन यानी फिजिकल ऑब्जर्वेशंस। हाँ, भारत की ज्यादातर पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं, लंबा रास्ता तय करती हैं और पत्थरों से टकराकर बहती हैं। इससे वे प्राकृतिक रूप से ज्यादा मिनरलाइज्ड और शुद्ध हो जाती हैं। अच्छा। इसके विपरीत कुछ छोटी पठारी नदियां धीमी होती हैं, तो उनमें अशुद्धियां जमा हो सकती हैं। मतलब ये एक तरह का इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन था। बिल्कुल। और दूसरा तर्क दार्शनिक भी हो सकता है, जो शायद सूर्य के पथ से जुड़ा हो। लेकिन जो मुख्य बात समझनी है वो ये है कि आयुर्वेद पर्यावरण को हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग मानता है। नदी का बहाव भी एक फैक्टर है। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने पानी के स्रोत की बात की, अब उसकी अवस्था की बात करते हैं। गर्म पानी और नारियल पानी दोनों पानी है, पर उनके गुण एकदम अलग बताए गए हैं। हाँ, और ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को दिखाता है। गर्म पानी को दीपन और पाचन कहा गया है। अब दीपन का मतलब सिर्फ भूख बढ़ाना नहीं है। तो क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जलाना या प्रज्वलित करना। तो गर्म पानी आपकी जठराग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को जलाता है, उसे आने वाले भोजन के लिए तैयार करता है। और नारियल पानी? वहीं नारियल पानी स्वभाव से ठंडा है, हिम और स्निग्ध है। यह पित्त और शरीर की गर्मी को शांत करता है। लेकिन एक गुण दोनों में समान है, बस्ती शोधन। जी, यानी मूत्राशय को साफ करना। तो एक ही पदार्थ को अलग अलग तरह से प्रोसेस करने पर उसके गुण कैसे बदल जाते हैं, यह इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद पानी जैसे सबसे सरल तरल का भी स्रोत और अवस्था के आधार पर विश्लेषण करता है। यह सोर्स मैटर्स वाली बात तब और भी जटिल हो जाती है जब हम अगले बड़े तरल पदार्थ पर आते हैं, दूध। हाँ, दूध। और यहाँ तो वर्गीकरण और भी गहरा है। 8 अलग अलग जानवरों के दूध का जिक्र है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, यहाँ तक कि हाथी का भी। इसका कारण सीधा है।
आयुर्वेद एक आकार सब पर फिट वाली दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करता। ये पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा। हर जानवर का स्वभाव, उसका खान पान, उसकी शारीरिक बनावट अलग होती है, तो जाहिर है उसके दूध के गुण भी अलग होंगे और उनका इस्तेमाल भी अलग अलग जरूरतों के लिए होगा। तो कुछ मुख्य उदाहरणों से समझते हैं। गाय के दूध और भैंस के दूध में क्या फर्क बताया गया है? जमीन आसमान का। गाय के दूध को जीवनियम यानी जीवन शक्ति देने वाला और रसायन कहा गया है। अब रसायन का अनुवाद सिर्फ उम्र बढ़ाने वाला करना बहुत सतही होगा, यानी हमारे टिश्यूज का गहराई से पोषण करे और हमारे ओजस का निर्माण करें। ओजस मतलब हमारी वाइटैलिटी या इम्यूनिटी? हाँ, हमारी परम जीवन शक्ति, हमारी इम्यूनिटी और ऊर्जा का सार। तो गाय का दूध एक डीप रिजुविनेटर है। वहीं भैंस का दूध, जिसे माहिशम कहा गया है, वो बहुत भारी, स्निग्ध और ठंडा होता है। तो वो किसके लिए अच्छा है? या उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी पाचन शक्ति बहुत तेज हो, मतलब अत्यग्नि, या जिन्हें नींद ना आती हो, अनिद्रा। ये शरीर में भारीपन लाता है, उसे शांत करता है। और बकरी का दूध? उसे तो अक्सर बीमार लोगों को देने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बकरी का दूध आजम, पचने में बहुत हल्का होता है, लघु। बकरी बहुत सक्रिय जानवर है और हर तरह की पत्तियां खाती है, तो माना जाता है कि उसके दूध में औषधीय गुण होते हैं। अच्छा। ग्रंथों में से खासतौर पर क्षय रोग, शोषहर और दस्त, अतिसारहर जैसी स्थितियों में फायदेमंद बताया गया है, जहां शरीर को पोषण भी चाहिए और पाचन तंत्र कमजोर भी है। ठीक है, अब आते हैं दही पर। दही को लेकर जो नियम बताए गए हैं वे आज के जमाने में बहुतों को चौंका सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जैसे दही को रात में नहीं खाना चाहिए या उसे गर्म नहीं करना चाहिए। आज तो हर सब्जी या करी में दही डालकर उसे पकाया जाता है। इसके पीछे क्या तर्क है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद में दही को स्वभाव से अभिसंधि माना गया है। अभिसंधि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये शरीर के सूक्ष्म चैनलों या स्रोतों को ब्लॉक करने की प्रवृत्ति रखता है। ये भारी होता है और पचने में समय लेता है। रात में हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कम होती है, तो रात में दही खाने से ये और ज्यादा ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। और उसे गर्म करने की मनाही क्यों है? गर्म करने से दही में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उसके जो गुण हैं वो और भी ज्यादा भारी और विकृत हो जाते हैं। ये एक तरह का विरुद्धाहार बन जाता है। मतलब एक असंगत भोजन संयोजन। बिल्कुल। इसलिए नियम है कि दही को अगर खाना ही है तो दिन में खाएं और साथ में मूंग दाल, शहद या आंवला जैसी चीजें मिलाकर खाएं, जो उसके भारीपन को संतुलित कर सकें। डेयरी उत्पादों को तो साफ तौर पर बहुत पौष्टिक माना गया है, लेकिन जानवरों से न मिलने वाले मीठे तरल पदार्थों के बारे में क्या? यहाँ ग्रंथ गन्ने के रस और शहद के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, लगभग विरोधाभासी। दोनों मीठे हैं, पर उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। गन्ने का रस भारी, ठंडा और कफ बढ़ाने वाला होता है। ये तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन पचाने के लिए मजबूत पाचन शक्ति चाहिए। और शहद? दूसरी ओर शहद स्वाद में मीठा होने के बावजूद शरीर पर गर्म यानी उष्ण, रूखा और हल्का प्रभाव डालता है। अच्छा। हाँ, इसमें छेदन और लेखन गुण होते हैं, यानी यह शरीर में जमे हुए कफ और फैट को खुरचकर एक तरह से स्क्रैप करके बाहर निकालता है। ये तो एकदम उल्टा है। शहद को एक और खास गुण दिया गया है, योगवाही। इसका क्या मतलब है? क्या ये केमिस्ट्री के कैटलिस्ट जैसा है? कह सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा एक डिलीवरी ट्रक जैसा। योगवाही का अर्थ है जो अपने गुणों को बदले बिना अपने साथ मिली हुई औषधि के गुणों को कई गुना बढ़ा दे और उसे शरीर के सूक्ष्मतम हिस्सों तक पहुंचाए। एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल, इसीलिए ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां शहद के साथ लेने को कहा जाता है। लेकिन शहद को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि इसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए। मैं खुद अक्सर अपनी गर्म ग्रीन टी में 1 चम्मच शहद मिलाती हूँ। तो क्या ग्रंथ ये कह रहे हैं कि ये साधारण सी आदत मेरे शरीर में जहर बना रही है? ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। उष्ण मधु यानी गर्म किए गए शहद को विष के समान माना गया है। विष के समान? हाँ, इसके पीछे का सिद्धांत विरुद्ध आहार का है। आयुर्वेद का मानना है कि हर पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा यानी वीर्य और पचने के बाद का प्रभाव विपाक होता है। जब शहद को गर्म किया जाता है तो उसकी आणविक संरचना, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। और इससे क्या होता है? इससे वो शरीर के लिए पचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ये आम
यानी विषाक्त पदार्थों का निर्माण करता है। तो ये सिर्फ शहद को सीधे आग पर गर्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसे किसी भी गर्म चीज में मिलाने की भी मनाही है। जी हाँ, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय या गर्म भोजन के साथ इसका सेवन वर्जित है। ये तो कमाल की जानकारी है। अच्छा, अब तेल वर्ग पर आते हैं। क्या तेलों के लिए कोई सामान्य नियम है? सामान्य नियम बहुत सीधा और तार्किक है। तेल के गुण काफी हद तक उस स्रोत द्रव्य जैसे होते हैं जिससे उसे निकाला गया है। जैसे तिल भारी, गर्म और स्निग्ध होता है, तो तिल का तेल भी वात दोष, जो रूखा और ठंडा होता है, उसे शांत करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और अरंडी का तेल? अरंडी का बीज पेट साफ करता है, तो अरंडी का तेल एक मजबूत विरेचक है। सरसों तीखी होती है, तो सरसों का तेल भी तीखा, गर्म और कफ वात को कम करने वाला है। ऐसा लगता है कि ग्रंथ किसी भी विवादास्पद विषय से दूर नहीं भागते। उन्होंने शराब यानी मध्य वर्ग पर भी विस्तार से लिखा है। हाँ, क्योंकि ये समाज का हिस्सा था। आयुर्वेद इसे न तो पूरी तरह खारिज करता है, न ही बढ़ावा देता है। वो बस इसके गुणों का विश्लेषण करता है। तो क्या गुण बताए हैं? इसे तीक्ष्ण, सूक्ष्म और गर्म बताया गया है। ये बहुत तेजी से शरीर में फैलता है। सही मात्रा में लेने पर यह भूख बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये पित्त और रक्त को दूषित कर सकता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चौंका दे। ये अध्याय अलग अलग जानवरों के मूत्र वर्ग का भी औषधीय वर्णन करता है। जी हाँ, गाय, बकरी, भैंस, यहाँ तक कि ऊंट के मूत्र के औषधीय उपयोग बताए गए हैं। इसके सामान्य गुण तीक्ष्ण, गर्म और रूखे होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता था? इसका उपयोग पेट के कीड़ों, शोफ यानी सूजन और कुछ त्वचा रोगों जैसे कुष्ठ के उपचार में किया जाता था। ये हमारी अपशिष्ट यानी वेस्ट की आधुनिक धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल, ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां प्रकृति में मौजूद हर चीज का एक संभावित उद्देश्य और उपयोग हो सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये पूरा अध्याय इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि आयुर्वेद हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली हर चीज को कैसे देखता है। स्थिर वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि गतिशील गुणों वाले पदार्थों के रूप में जो हमारे शरीर के साथ लगातार क्रिया करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या पी रहा है, बल्कि कैसे, कब और किस स्रोत से पी रहा है, ये भी उतना ही मायने रखता है। बिल्कुल। और इसका मुख्य विचार यह है कि ये वर्गीकरण मनमाना नहीं है। ये शरीर के दोषों, वात, पित्त, कफ पर पदार्थों के देखे जा सकने वाले प्रभावों पर आधारित एक वैज्ञानिक ढांचा है। हाँ, एक नदी की दिशा से लेकर गाय का दूध दुहने के समय तक का विवरण पोषण पर पर्यावरणीय और लौकिक प्रभावों की एक बहुत गहरी समझ को दर्शाता है, जिसे आज हम शायद क्रोनोन्यूट्रिशन और इकोलॉजी जैसे शब्दों से जानते हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार, स्रोतों में तैल बिंदु परीक्षा नाम की एक निदान तकनीक का जिक्र है। इसमें मरीज के मूत्र के नमूने पर तेल की एक बूंद डाली जाती थी। हाँ, और फिर देखा जाता था कि वो बूंद कैसे फैलती है। अगर बूंद तुरंत फैल जाए तो रोग आसानी से ठीक होने वाला माना जाता था। अगर वो न फैले तो मुश्किल से ठीक होने वाला, और अगर डूब जाए तो असाध्य। ये प्राचीन निदान और जिसे आज हम द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स और बायोफिजिक्स को कह सकते हैं के बीच एक आकर्षक संबंध को दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बीमारी के कारण मूत्र के सतही तनाव या उसकी चिपचिपाहट में ऐसे कौन से सूक्ष्म बदलाव आते होंगे जिन्हें वे प्राचीन चिकित्सक सिर्फ एक तेल की बूंद से देख पा रहे थे। वे ऐसा क्या देख रहे थे जिसे शायद आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।